हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रे ऑप्टिक्स का एक और लेक्चर और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर। हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं और कुछ टर्म्स होंगे इनसे रिलेटेड, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। जैसे पोल वगैरह हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस, एंड देन हम लोग प्रूफ करेंगे रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। F बराबर जो R/2 होता है वही बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रूफ करेंगे और बहुत अच्छे मेथड से प्रूफ करेंगे। सो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, ट्रस्ट में समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। जो भी बच्चे हैं 12th में पढ़ रहे हैं और 2021 में एग्जामिनेशन देंगे अपना 12th का, उनके प्रिपरेशन के लिए मैं एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हूं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का रेगुलरली वीडियो मिलते रहता है। जो वीडियो आपको लगभग 2 या 3 जनवरी तक मिलते रहेगा और इसी के अंदर ही आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हमारे इस जर्नी में, और अपना जो मार्क्स है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मैं इसको स्टार्ट करता हूं, और ये जो है क्रैश कोर्स का ही लेक्चर नंबर 3 है ऑप्टिक्स का। देखो हम लोग को क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्फेरिकल मिरर। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवतल और एक होते हैं उत्तल। हर एक चीज़ को समझाएंगे, फिलहाल आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मैंने बोर्ड पे लिखा है जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। और लिखा है मैंने यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवतल और एक होते हैं उत्तल। ठीक है, एक होते हैं कॉनकेव मिरर और एक होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। चलिए बात किया जा रहा है खोखले गोले का, तो मैं बना लेता हूं एक खोखला गोला। क्या बना लेता हूं? एक खोखला गोला बना लेता हूं। चलिए ये बन गया खोखला गोला। अब देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा भाग काट लेता हूँ जिसे मैंने बोल दिया, इसको बोल दिया A और इसको बोल दिया B। तो यही जो हमारा कहलाएगा, ये कहलाएगा गोलीय दर्पण। यही कहलाएगा क्या? गोलीय दर्पण कहलाएगा। एक और मैं यहाँ पर खोखला गोला बना लेता हूँ, एक और खोखला गोला, और इसमें भी एक भाग काट लेता हूँ। ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, चलिए मैं 2 खोखला गोला यहाँ बना लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसका एक केंद्र होगा जिसको मैंने बोल दिया क्या, C, और इसका भी अपना एक सेंटर होगा जिसको बोल दिया क्या, C। ठीक है, अब देखो अगर इसको मैं बाहर से पेंट कर दूं, क्या कर दूं, इसको बाहर से इसको पेंट कर दूं, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, परावर्तक सतह जो होगा वो ये वाला होगा। मतलब कोई आपतित किरण अगर होगी, अगर यहाँ पे आपतित होगी तो उसका परावर्तन कुछ इस सतह से होगा, कुछ प्रकार से। अगर इसको मैं अंदर से पेंट कर दूं, क्या इसको मैं अंदर से पेंट कर दूं, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर वाला हो जाएगा, मतलब आपतित किरण इस पे आएगी तो ये परावर्तित हो जाएगी। तो ऐसे प्रकार के दर्पण को हम लोग बोलते हैं ये है अवतल दर्पण, और ऐसे प्रकार के दर्पण को हम लोग बोलते हैं ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है वो देखें। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह मीन्स क्या, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाले दर्पण की अगर बात की जाए तो यहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, और इस वाले दर्पण की बात किया जाए तो यहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। क्यों? क्योंकि इसका बाहर वाला जो सतह है, बाहर वाला जो सरफेस है वो क्या है, पेंट है, और इसका जो अंदर वाला सरफेस है, इनर सरफेस जो है वो क्या है, पेंट है। तो देखो इसको बोलते हैं हम अवतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं हम, अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है वो समझे। अवतल दर्पण का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर होता है। देखो इसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर है ना, इसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर है ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अगर कोई बच्चा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं,
जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो आप इस प्रकार से इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र से विपरीत हो। देखो केंद्र से क्या है, विपरीत है, केंद्र से विपरीत है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र से विपरीत हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे यहाँ से ऐसे जा रही है, और इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे जा रही है, नहीं, मैं बताया हूँ, बस डिनोट किया हूँ कि इसका परावर्तक सतह इधर की ओर है और इसका परावर्तक सतह इधर की ओर है। मतलब ये इसमें इस वाले कंडीशन में केंद्र की ओर है और इस वाले कंडीशन में केंद्र के विपरीत है। तो अवतल दर्पण क्या हो गया, जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण क्या हो गया, जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र के विपरीत दिशा में होता है उसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जैसे कि आपको मैंने बताया ध्रुव क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सभी चीजों को देखेंगे। बस जरूरत क्या है, आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहें। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। चलिए अब हम लोग देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कुछ टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं स्फेरिकल मिरर से और उनको पढ़ना काफी जरूरी है, उसको देखते हैं। बोर्ड पे आप देख रहे हैं, पहला है ध्रुव पोल, दूसरा है वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तीसरा है प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, और चौथा है वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पांचवा है दर्पण का द्वारक एपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, इसमें दो चीज आपको नहीं दिख रहा होगा, जिसमें पहला है प्रिंसिपल फोकस, क्या प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, और दूसरा दिख रहा होगा आपको पहला तो क्या नहीं दिख रहा होगा आपको, प्रिंसिपल फोकस, और दूसरा नहीं दिख रहा होगा आपको फोकल लेंथ, मतलब प्रधान फोकस और फोकस दूरी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो उसको मैं अलग से समझाऊंगा जस्ट इसके बाद, फिलहाल इसे समझ ले। देखो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक अवतल दर्पण बनाता हूं। क्या किया, मैं यहां पर एक अवतल दर्पण बना लिया। क्या किया, अवतल दर्पण बना लिया। चलिए अवतल दर्पण बना लिया। अब देखो ये जो दर्पण है, मैंने बोल दिया इसको, ये M है और ये M डैश है, ये M है और ये M डैश। इस दर्पण का जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इस दर्पण का जो मिड पॉइंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव को हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे, P से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया P। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, और इसे P से डिनोट किया जाता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब एक बात बताओ, गोलीय दर्पण क्या होता है, यह किसी खोखले गोले का भाग होता है। और अवतल और उत्तल क्या है, ये गोलीय दर्पण का प्रकार है। मतलब खोखले गोले के पास कुछ ना कुछ तो केंद्र होगा उसका अपना, कुछ ना कुछ उसका अपना एक स्पेसिफिक सेंटर होगा। क्लियर है। तो देखो जो खोखले गोले का सेंटर होता है, जो खोखले गोले का केंद्र होता है, वही कहलाता है वक्रता केंद्र। जैसे मान लो ये क्या है, खोखले गोले से काटा गया है, किसी गोले से ना काटा गया है, ठीक है, उसका अपना कोई पर्टिकुलर एक केंद्र होगा, उसका अपना एक पर्टिकुलर क्या होगा, कोई केंद्र होगा। इसी केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, C। अपना मन से नहीं बनाया, देखो ऐसे अगर रहता, ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे, तो इसका केंद्र हो जाता है ये। हालांकि थोड़ा सा इधर पे कम डिस्टेंस पे है, लेकिन आप लोग समझ लेना एग्जैक्ट बीच में है। ठीक है, तो ये क्या होता, खोखले गोले का केंद्र होता। यही केंद्र अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर है। तो वक्रता केंद्र क्या होगा, खोखले गोले का केंद्र जो होता है वही किसी दर्पण के लिए क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। पहला पॉइंट हो गया ध्रुव, तो ध्रुव क्या, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरा हो गया वक्रता केंद्र, तो अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र बोलते हैं। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रधान अक्ष। क्या, प्रधान अक्ष, इसको क्या करता हूं मैं, एक लाइन से मिला देता हूं, और ये जो लाइन होता है ये इमेजिनरी होता है, ये काल्पनिक होता है। ठीक है, इस लाइन से मैंने क्या किया, मिला दिया, इसको बोल दिया x और इसको बोल दिया क्या, y। तो यही कहलाता है प्रधान अक्ष। जो रेखा दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। जो रेखा दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्लियर है। तो यहां पर प्रधान अक्ष क्या हो जाएगा, ये जो आप XY देख रहे हैं ये क्या है, प्रधान अक्ष है।
चौथा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यह एक डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यह एक डिस्टेंस है। किसके बीच का, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का। आपको मैं जब साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा वो पोल से मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो देख लिए। अब देख रहे हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी हो जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, आर से सूचित करते हैं। पांचवा जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। क्या, एपर्चर ऑफ मिरर। ये जो आप देख रहे हैं दर्पण का चौड़ाई, ये जो आप देख रहे हैं दर्पण का चौड़ाई, यही कहलाता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का चौड़ाई क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखिए। अगर हम स्टडी करते हैं रे ऑप्टिक्स का, किसका, अगर हम स्टडी करते हैं रे ऑप्टिक्स का, किरण प्रकाशिकी का, तो दर्पण का जो द्वारक होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। क्या, वेरी वेरी स्मॉल होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। आप जो इतना बड़ा देख रहे हैं ना, ये समझाने के लिए मैंने बनाया है, ये समझाने के लिए बनाया है। वास्तव में ये बहुत ही छोटे होते हैं। अगर दर्पण इतने साइज का बना लिया जाए, दर्पण इतने साइज का बना लिया जाए तो उनका एपर्चर क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। और वैसे भी जो भी रे ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं ये वैलिड होता है फॉर पैरा एक्सियल रे। ठीक है, आपको पता है रे दो प्रकार के होते हैं, एक पैरा एक्सियल रे और एक मार्जिनल रे। पैरा एक्सियल रे क्या होता है, जो प्रधान अक्ष से बहुत ही कम दूरी पर आपतित होता है उसको हम लोग पैरा एक्सियल रे बोलते हैं। और मार्जिनल रे क्या होता है, जो प्रधान अक्ष से बहुत ही दूरी पे आपतित होते हैं दर्पण पे, उसको हम मार्जिनल रे बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम, पैराएक्सियल के रे के लिए क्या है, वैलिड है रे ऑप्टिक्स। तो इसमें कहीं एकदम पास से एक आपतित किरण आएगा तो दर्पण बहुत छोटा होगा ना, तो उसका द्वारक भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जब हम किरण प्रकाशिकी पढ़ते हैं तो दर्पण का जो द्वारक होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए वहां पर साइन थीटा को हम लोग थीटा भी लिख देते हैं और टेन थीटा को हम लोग थीटा भी लिख देते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। चाहे आप ऑप्टिक्स में किसी भी जगह पे हो, ये पॉइंट आपको काम देगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा तभी काम देगा, आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे, किन्हीं भी टीचर से पढ़ोगे तो आपको ये बतलाया जाएगा। ठीक है, तो क्या देखा आपने, हर एक पॉइंट को देखा और लास्ट में देखा दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के चौड़ाई भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। और किरण प्रकाशिकी के लिए दर्पण जो होता है उसका द्वारक बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, एकदम इतनी साइज का, बहुत ही छोटा होता है। क्लियर है, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूं, फिर मैं आपको बता रहा हूं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, चलिए मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लिख ले। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। मैं जो शब्द बोलूंगा एक एक शब्द बहुत ही कीमती होगा, सो ध्यान से इसे देखिएगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बोर्ड पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना लेता हूं। क्या करता हूं, एक अवतल दर्पण बना लेता हूं। यहाँ पे क्या बना लिया, एक अवतल दर्पण बना लिया। और यहाँ पे एक उत्तल दर्पण को बना लेता हूं, उत्तल दर्पण को बना लेता हूं। देखो चलिए, अगर ये अवतल दर्पण है तो इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग, ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और इसका एक अपना क्या होगा, सेंटर होगा। इसका अपना एक क्या होगा, सेंटर होगा। और इस सेंटर को और ध्रुव को मिला देंगे तो वही हमारा कहलाएगा प्रधान अक्ष। क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष। ये हमारा हो गया सी, ये क्या हो गया, सी। प्रिंसिपल फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से दर्शाते हैं और फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। इतना आप लोग ध्यान रख ले, बाकी बात क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये बना लिया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के पास भी अपना एक ध्रुव होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका अपना कोई सेंटर होगा, जिस खोखले गोले का भाग होगा उसका एक केंद्र होगा और उसी केंद्र को हम क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र बोल देंगे। इसका भी अपना एक प्रिंसिपल फोकस होगा, इसका भी एक अपना प्रिंसिपल एक्सिस होगा। प्रिंसिपल फोकस तो मैं अभी समझाने ही जा रहा हूं, इसका अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो, जब अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर कोई आपतित किरण आती है तो वो परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है। आपको पता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है कहाँ पे मिलती है, फिलहाल मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है,
ये अवतल दर्पण है, इसके प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो वो क्या करेगी, परावर्तित करेगी। ठीक है, ये दर्पण उस किरण को क्या करेगी, परावर्तित करेगी, और वो परावर्तन के बाद इस बिंदु पर आई। दूसरा किरण था वो भी समांतर गया तो वो भी क्या हुआ, इस बिंदु पर आया। इसी बिंदु को हम लोग कैपिटल F बोलते हैं या फिर मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और अगर आप बोलोगे यहाँ पर नॉर्मल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके सेंटर से एक लाइन को ज्वाइन कर दो, कहाँ पे, मिरर पे। ये हो जाएगा हमारा I और ये हो जाएगा R, मतलब I और R क्या होगा, सेम होगा। आप इसको थीटा भी बोल सकते हो, तो ये भी हो जाएगा थीटा। क्लियर है। चलिए, क्या समझा आपने, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जब आपतित किरण आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और एक चीज आपको पता है, कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, तो ध्रुव और प्रिंसिपल फोकस के बीच के लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को मैंने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। तो क्या समझा आपने, मुख्य फोकस जो होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जब आपतित किरण आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है। वैसे ही यहाँ पर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही क्या आया, आपतित किरण आया। अब आपतित किरण आया, दर्पण है तो ये तो बोलेगा मैं आपको करूंगा परावर्तित। आपतित किरण आया तो दर्पण है तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ कुछ इस प्रकार से, और ये भी रिफ्लेक्शन हुआ कुछ इस प्रकार से। अब बताओ दोनों किरण आपस में मिल सकती है क्या, नहीं। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो पता चला कि यहाँ पर ये मिलता हुआ प्रतीत हुआ, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाया तो पता चला कि ये भी यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ। अब देखो, आपतित किरण आया प्रधान अक्ष के समानांतर, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ उसी को बोल दो कैपिटल F या फिर बोल दो प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस बोल दो। क्लियर है। चलिए, और पोल जो होगा वो और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। तो आपने समझा क्या, अवतल दर्पण जो होता है इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जब आपतित किरण आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण के फोकस को समझे, जब उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। देखो, मिलता हुआ प्रतीत हो रही है, वास्तव में तो नहीं मिल रही, वास्तव में मिलेगी क्या, नहीं, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। क्लियर है। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो आप लिख ले, इसमें लिखे अवतल दर्पण के फोकस में लिखे, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण में आप लोग लिख ले, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होती है उसी को हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। दूसरा, अगर आपको बोला जाए, अगर दूसरा पॉइंट आपको बोला जाए लिखने के लिए, फोकस दूरी क्या है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कैपिटल F कहा जाता है, कैपिटल F स्मॉल f कहा जाता है। स्मॉल f क्या है, फोकस दूरी है। क्लियर है। इसके लिए भी वही हो जाएगा। अब एक चीज देखो, अवतल दर्पण जो होता है इसका फोकस वास्तविक होता है। इसका फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है, रियल होता है। और उत्तल दर्पण जो होता है इसका फोकस काल्पनिक होता है, मतलब इमेजिनरी होता है। क्यों होता है वो देखो, इसमें जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित हुआ तो वास्तव में मिल रही है किसी पॉइंट पे, तो इसलिए वास्तविक फोकस। और इसके प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आपतित हुआ तो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये वास्तव में नहीं हो रहा है, ये खेल चल रहा है किसी वर्चुअल वर्ल्ड में,
किस दुनिया में ये खेल चल रहा है? कोई आभासी दुनिया है, कोई काल्पनिक दुनिया है, उसमें ये खेल चल रहा है। तो इसका क्या हो गया? काल्पनिक फोकस हो गया, इमेजिनरी फोकस हो गया। क्लियर है? चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है आपको, तो अब हम लोग समझते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, आर एंड एफ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, ध्यान से जब समझना, एकदम ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा, पक्का 100% गारंटी है, समझ में आएगा। मैं क्या करता हूं, अवतल दर्पण के लिए अभी इसको प्रूफ कर रहा हूं। तो सबसे पहले जरूरत है एक अवतल दर्पण बना ले। सबसे पहले जरूरत क्या है? एक अवतल दर्पण बना ले। फिलहाल यहां ध्यान दे, मैंने आपको बताया रे ऑप्टिक्स में दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होता है। तो दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होता है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं और टेन थीटा को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ कंडीशन क्या है? अगर थीटा बहुत ही छोटा हो ना, थीटा बहुत ही छोटा हो ना, बहुत ही स्मॉल हो, तो हम क्या करते हैं? थीटा को साइन थीटा भी लिख देते हैं और साइन थीटा को थीटा भी लिख देते हैं, टेन थीटा को थीटा भी लिख देते हैं और थीटा को टेन थीटा भी लिख देते हैं। तो हम बोल रहे हैं दर्पण का द्वारक छोटा हो और यहाँ बोल रहे हैं साइन, यहाँ पर थीटा छोटा हो, तो कैसे? वो सब मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान देकर समझना। ठीक है, जरूरत क्या है? एक अवतल दर्पण बनाने का। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? एक अवतल दर्पण को बना लेता हूँ। एक अवतल दर्पण बना लिया। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये अवतल दर्पण है तो इसका एक अपना एक ध्रुव होगा, पोल होगा, और यहाँ पर अपना इसका एक सेंटर होगा। इस रेखा को, इस पॉइंट को जो मिलाएगी रेखा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। ये पॉइंट हमारा क्या है? ये पॉइंट हमारा सी है। ये पॉइंट क्या है? सी है। एक आपतित किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, एक आपतित किरण जो प्रधान अक्ष के क्या है? समानांतर है। तो आप में सभी को पता है ये प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, मुख्य फोकस से पास करेगा, और इसको बोल दिया कैपिटल एफ। क्या बोल दिया? कैपिटल एफ बोल दिया। अब ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक हमको अभिलंब बनाना होता है जो दर्पण से क्या हो? 90 डिग्री पे हो। तो बना लेते हैं अभिलंब। अगर हम सेंटर से एक लाइन को ज्वाइन करेंगे मिरर पे, तो वो क्या होगा? दर्पण से 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास कोई अगर गोला है तो इसके सेंटर से जो भी लाइन हम खींचते हैं इसके परिधि पर, वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपको पता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी चल रहा है। मिरर और इस लाइन के बीच के बोल देते हैं इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। तो सी और ए के बीच कितना एंगल होगा? सी और ए जो होगा, ये लाइन जो होगा मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। अब ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। और परावर्तन के नियम से आपको पता है आई बराबर होता है किसके? आर के। अगर मैं इसको बोलूँगा थीटा तो ये भी हो जाएगा थीटा। इसको अगर बोल दिया थीटा तो ये भी हो जाएगा क्या? थीटा। और एकांतर कोण से ये भी हो जाएगा थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर इस कोण की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 2 थीटा। इस कोण की बात किया जाए तो 2 थीटा बहिष्य कोण से ये थीटा प्लस थीटा बाहर वाले कोण के बराबर हो जाएगा, तो 2 थीटा। इतना तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? इतना तक क्लियर है? मैं हट जाता हूँ, आप लोग देख लें। इतना तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लंब बना लेता हूँ। यहाँ से एक लंब बनाया और इस पॉइंट को बोल दिया पॉइंट बी। इस पॉइंट को क्या बोल दिया? पॉइंट बी बोल दिया। हर एक चीज़ यहाँ तक क्लियर है, विजिबल है? चलिए, इसको एक बार आप ध्यान से देख ले, उसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप देख ले। देख लिया? चलिए, अब करते हैं प्रूफ करना स्टार्ट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं ट्राइंगल सी ए बी में। किसमें? ट्राइंगल सी ए बी में। तो टेन थीटा लगाते हैं सी ए बी में। थीटा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो थीटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसका लंब और ये हो जाएगा इसका आधार। तो लंब क्या है? ए बी है हमारे पास लंब, और आधार क्या है? आधार है सी बी। ठीक है, अब ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है। तो इसको हम ये अगर टेन थीटा है तो इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल बहुत ही स्मॉल होगा, ये दर्पण बहुत छोटा होगा, तभी तो इसका द्वारक बहुत छोटा होगा। छोटा होगा, इस छोटे से दर्पण में हर एक चीज होगा। तो बताओ, ये जो एंगल यहाँ बनेगा, ये दर्पण बहुत छोटा होगा तो ये लाइन ऐसे आएगा, ये एंगल कितना होगा? बहुत ही छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो स्मॉल एंगल के लिए हम टेन थीटा को थीटा भी लिखते हैं। तो थीटा बराबर हो गया ए बी अपॉन सी बी। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोल दिया इसको? इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं ट्राइंगल एफ
FAB में, किसमें? ट्राइंगल FAB में, FAB में। तो tan 2 थीटा बराबर क्या होगा? tan 2 थीटा बराबर क्या होगा? लंब बट्टे आधार। तो लंब है हमारे पास AB और आधार क्या है? FB। क्या है? FB है। और यहाँ पर देखो tan 2 थीटा है तो इसको हम 2 थीटा भी सिंपली लिख सकते हैं, tan को हटा सकते हैं क्योंकि कौन क्या है? छोटा है। तो ये हो गया AB अपॉन FB और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब देखो समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब थीटा का वैल्यू समीकरण 1 से मैं रख देता हूं समीकरण 2 में, तो ये रहा 2 इंटू थीटा क्या है? AB अपॉन CB और ये बराबर हो जाएगा AB अपॉन FB के। और बताओ यहाँ से AB और AB कट जाएगा क्या? कट जाएगा। एक चीज़ ध्यान दो, ये जो पॉइंट होगा B, ये बहुत ही निकट होगा किसके? P के। ये जो पॉइंट B है ये बहुत ही निकट होगा किसके? P के। तो यहाँ पर जो CP होगा वो बराबर हो जाएगा CB के। और यहाँ पर FP जो होगा वो बराबर हो जाएगा हमारे पास, FP जो होगा वो बराबर हो जाएगा FB के। क्यों? क्योंकि B और P क्या है? बहुत ही निकट है। क्यों? क्योंकि ये देखो दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होता है, समझाना है तो इतना बड़ा बनाया, बिल्कुल यहाँ पे आएगा, बहुत छोटा है, हर एक चीज एकदम छोटे से दुनिया में चल रहा है। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा? CB के जगह पर CP लिख दूं और FB के जगह पर FP लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 2 बाई CB के जगह पर क्या लिख सकता हूं? CP और 1 बाई FB के जगह पर लिख सकता हूं क्या? FP। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो CP क्या है? हमारे पास CP जो है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या है। और FP क्या है? FP हमारे पास फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन CP क्या? R। और ये हो जाएगा 1 अपॉन FP क्या? F। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप नोट डाउन कर ले, मैं यहाँ पर मिटा करके यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है? जगह मिल गया। यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R बराबर 2F। एक रिलेशन तो ये आ गया, R बराबर क्या? 2F, इसीलिए F बराबर क्या हो गया? R/2 हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस लेक्चर को डिजाइन किया है। क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स के जैसा ही डिजाइन किया है, ठीक है? हर एक चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको बता रहा हूँ और समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है। विशेष मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा साइन कन्वेंशन के बारे में और मिरर फॉर्मूले के बारे में। उत्तल दर्पण के लिए ऐसे ही बना लेना, ठीक है? चलिए लिख ले आप इसको, फिर मैं वीडियो को कर देता हूँ ख़त्म।